नमस्कार बच्चों। अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में प्रबंध तकनीक में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक के लाभ। इसमें सबसे पहले है संस्था को लाभ के उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक से काम करने में जो संस्था होती है उसको क्या क्या लाभ होते हैं। तो नंबर 1 है श्रेष्ठ प्रबंधन। जब किसी काम को करने के पहले उस काम का उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है कि काम को किस तरीके से किया जाएगा, यानी किस उद्देश्य से किया जाएगा, तो जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है, वो बढ़िया होता है। क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में पहले से पता होता है, हमें हर टारगेट पे पहुंचने के बारे में पहले से पता होता है। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से श्रेष्ठ प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अच्छा होता है। इसके बाद श्रेष्ठ नियोजन। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। जब उद्देश्य हमारा एकदम क्लियर होता है तो उस उद्देश्य के अनुसार योजना साल भर की बनाना बहुत आसान होता है। तो श्रेष्ठ नियोजन होता है इससे। इसके बाद संगठन की स्पष्टता, क्योंकि उद्देश्य निर्धारण करते समय ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कितने समय में करेगा। तो हर व्यक्ति को, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे किस समय में कितना काम करके देना है। तो संगठन की स्पष्टता हर व्यक्ति को पता होता है। इसके बाद वचनबद्ध निष्पादन, क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता है कि मुझे इतने कितने समय में कितना काम करना है, तो उसको अपना जो निष्पादन है, निष्पादन का मतलब होता है कार्य को पूरा करना, तो वो अपने कार्य को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध होता है, यानी वचनबद्ध होकर के वो कार्य पूरा करता है। प्रभावी नियंत्रण। अब नियंत्रण करना क्यों आसान है? क्योंकि नियंत्रण करने के लिए अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितने समय के लिए कितना काम सौंपा गया है। तो क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट होती है कि कौन व्यक्ति कितने समय में कितना काम करेगा, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना भी आसान होता है। ये जानना भी आसान होता है कि उसको जितने समय में जितना काम करने के लिए दिया उसने उतने समय में उतना काम किया या नहीं किया। ये तो थे अपने संस्था को लाभ। अब उच्च प्रबंधकों के लाभ, यानी जो सर्वोच्च पद पर, यानी जो फर्स्ट लेवल प्रबंधक हैं या जो सेकंड लेवल प्रबंधक हैं, उन प्रबंधकों को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक से काम करने पर क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो उच्च प्रबंधकों के लाभ में यह है मार्गदर्शन में आसानी, यानी किसी भी व्यक्ति का अगर मार्गदर्शन करना हो तो उसमें आसानी होती है, क्योंकि प्रबंधकों को ये अच्छी तरह से पता होता है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपा गया है। फिर उचित मूल्यांकन, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मूल्यांकन करना भी आसान हो जाता है। इसके बाद है अभिप्रेरित करना। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी कार्य बहुत तेज़ी से करता है, कोई कर्मचारी कार्य तेज़ी से नहीं कर पा रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस व्यक्ति को अभिप्रेरित करना भी आसान होता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको उत्साहित किया जा सकता है उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए और उसको और बढ़िया से बढ़िया कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो उस व्यक्ति को अभिप्रेरित करना भी प्रबंधकों के लिए आसान होता है। फिर समन्वय, क्योंकि एक ही स्थान पर बहुत सारे कर्मचारी एक साथ कार्य कर रहे होते हैं और उन कर्मचारियों में सामंजस्य होना, उनके कार्यों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तो समन्वय स्थापित करने में भी प्रबंधकों को आसानी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हर व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है और उसको किस किस समय में कितने समय में क्या कार्य करना है। इसके बाद है आपका अधीनस्थों को लाभ। अधीनस्थ का मतलब जो फर्स्ट लेवल के नीचे सेकंड लेवल है और इसके नीचे जो थर्ड लेवल है, इन लेवल में जो अधीनस्थ हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, उच्च प्रबंधकों के नीचे, उनको क्या लाभ है? तो कर्मचारियों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति आसान, यानी इनके नीचे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक कर्मचारी को ये पता है कि मुझे कितने समय में कितना काम करके देना है। तो हर कर्मचारी को अपना लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसे स्पष्ट होता है कि उसे क्या करना है। फिर कार्य संतुष्टि, जब एक कर्मचारी अपने कार्य को समय में पूरा करता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने किए गए कार्य से संतुष्ट होता है। इसके बाद ये कहता है अधिक कार्य के लिए प्रेरित। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो अगर किसी व्यक्ति को जितने समय में जो कार्य दिया गया है, अगर उसने वो कार्य समय में पूरा कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वो अधिक कार्य के लिए प्रेरित होता है कि जब मैंने टाइम बचा हुआ है तो मैं उसमें और कार्य कर सकता हूँ। इसके बाद है अधिकारियों की अपेक्षाओं की समझ, यानी जब अधीनस्थों को कार्य जो है वो उद्देश्यों अनुसार सौंपा गया है, अधिकारी के द्वारा सौंपा गया है, तो जो अधिकारी है वो क्या चाहता है अपने अधीनस्थों से या कर्मचारियों से,
उनकी अपेक्षाओं की उनको जानकारी होती है, समझ होती है कि मेरा अधिकारी मुझसे क्या चाहता है। इसके बाद भ्रांतियाँ समाप्त, क्योंकि जो कार्य है या जो तकनीक है वो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक है, इसमें उद्देश्य पहले निर्धारित किया जा रहा है, इसलिए जो कन्फ्यूज़न है, भ्रांति जो कन्फ्यूज़न है वो होता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य का पता होता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद पहलपन और क्षमता में वृद्धि। पहलपन का मतलब होता है हर व्यक्ति को काम करने के अलग अलग प्रकार से नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए अंदर से आइडियाज़ आते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। तो जब कर्मचारी को प्रेरित किया जाता है अपना काम अपने हिसाब से करने के लिए, तो उसमें पहल क्षमता का विकास होता है। वो आगे बढ़ करके अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उस कार्य को बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करता है, और इससे क्या होता है, उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, यानी वह कार्य को और तेज तरीके से कर सकता है। ये हमारे प्रबंध तकनीक का उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक के लाभ थे। अब ये जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त हो गया है। इसका अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे।